बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो अक्सर ये कहा जाता है, कोई भी आदमी यूट्यूब चैनल बनाता है तो सब उसके दोस्त या जानने वाले या सब लोग ये कहते हैं कि यार अच्छा काम है, इससे तो डॉलर आते हैं। यकीनन हर आदमी यही सोचता है कि यार यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद है ना वो डॉलर कमाना है। तो मेरे जब व्यू नहीं आते थे, व्यू बहुत कम आते थे, कई दोस्त मुझे ये मशवरा देते थे कि यार आप पीटीआई को सपोर्ट करो, आपके इतने व्यू आएंगे, आपका चैनल ग्रो करेगा, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो मैं उनको कहता था कि भाई यूट्यूब जो चैनल है, दरअसल मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद है कि तहरीक लबैक को सपोर्ट करना। ना कि तहरीक लबैक मुझे फंडिंग करती है, ना तहरीक लबैक को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि मुझे व्यू मिलेंगे और मेरा चैनल ग्रो होगा और मुझे डॉलर होंगे, क्योंकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान का जो वैध हल है वो मजहबी जमातें ही हैं, और पाकिस्तान में वैध मजहबी जमात, मजहबी सियासी जमात तहरीक लबैक ही है जो आगे आ सकती है, जिसके साथ करोड़ों के हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को सामने रख के मैं हमेशा तहरीक लबैक के हक में, तहरीक लबैक की सपोर्ट में, तहरीक लबैक का नजरिया, उसका मंशूर, उसका दफा करना, सब कुछ में मैं वीडियो बनाते आ रहा हूं। कभी भी मैंने जो तहरीक लबैक के इंटरनल मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, हर पार्टी में थोड़े बहुत इख्तिलाफ होते हैं, घर के एक फैमिली को चलाना मुश्किल हो जाता है, तो इतनी बड़ी जमात को चलाना यकीनन मुश्किल है। उसके ऊपर कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए। हाँ, इक्कोड़ दुक्कोड़ कोई शायद मैंने वीडियो बनाई हो, नहीं तो नहीं बनाता हूं मैं, बल्कि ये कारकुनों को कहता हूं कि आपको अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए। आपने सिर्फ नजर रखनी है तहरीक लबैक के ऊपर, मरकज के ऊपर, मरकज क्या कहता है, लीडरशिप क्या कहती है, चेयरमैन क्या कहता है, ये सब कुछ मैं इसके ऊपर निगरानी वीडियो बनाता हूं। अब नाजरीन, इलेक्शन के बाद कुछ दिनों से मैं, यकीनन ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा मुझे मायूसी हुई। इसलिए तहरीक लबैक के ऊपर मायूसी नहीं हुई, न तहरीक लबैक की क़यादत के ऊपर, न तहरीक चेयरमैनशिप के ऊपर, किसी के, थोड़ी कारकुनों के ऊपर मायूसी हुई। मायूसी इसलिए हुई कि इलेक्शन के बाद साद रिजवी साहब या मरकज की तरफ से, एक तो वाजे सब लोगों को मालूम है कि जो मरकज है, मरकज का कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या कोई ऑफिशियल फेसबुक या कोई ट्विटर अकाउंट या कोई भी नहीं है। यानी कि जो टीएलपी की सोशल मीडिया टीम है वो आवारा है, हर आदमी अपनी मर्जी से जिसको जहीं से भी कोई खबर मिलती है वो शेयर कर देता है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। तो एक तो ये नहीं है। दूसरा, कुछ दिनों से, यानी कि जब से इलेक्शन खत्म हुए, धांधली का यानी कि 2-3 दिन बाद, फिर मरकज की तरफ से बिल्कुल खामोशी, यानी कि साद रिजवी साहब का कोई सियासी बयान, कोई इस तरह का बयान, मरकज के कुछ बयानात, कुछ भी सामने नहीं आ रहे। इस चीज को देखते हुए आप फेसबुक में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, आप ट्विटर में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको यानी कि जो कारकुनों है उनमें यही बहस नजर आती है कि जी मरकज क्यों खामोश हो गया, मरकज की तरफ से कोई यानी कि बयान नहीं आ रहा है, साद रिजवी साहब कहाँ चले गए हैं। कभी कहते हैं कि साद रिजवी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, फिर तरदीद आ जाती है कि नहीं जी झूठ है। यानी कि हर आदमी अपने मुंह से अपनी खबरें, किसी को कोई मुसद्दका, कोई इतला नहीं मिल रही कि आखिर मामलात क्या चल रहे हैं या क्या हो रहा है। इस हवाले से मैंने 2-3 बार वीडियो भी बनाई है कि यार थोड़ा रेस्ट होना चाहिए साद रिजवी साहब को। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शनों के दिनों में कितना बिजी था, फिर उसके बाद वो उसने हर जगह में जाके शुक्रिया अदा किया, फिर उसके घरेलू मामलात हैं, उसने अपना खानदान भी देखना है, सब कुछ भी करना है। इस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई कि यार थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल बढ़ती जा रही है कि आखिर वजह क्या है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वजह रखता हूं कि वजह क्या है। मेरी वीडियो के ऊपर थोड़ा गौर करना। पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा आदमी मेरी नजर में नहीं है कि जो गलत आदमी को सपोर्ट करता हूं। मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि हम नॉन मुस्लिम जितनी भी हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, खासकर सिख ले लो, हिंदू ले लो, वो बुतों के सामने जाके पूजा करते हैं। हमारा मुसलमान का बच्चा बच्चा समझता है कि यार ये शिर्क कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं, ये काफिर लोग हैं, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं बुतों की। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो उस गलत को गलत समझते ही नहीं है। हिंदू बुत मूर्ति को, बुत की पूजा करने को गलत समझते ही नहीं है, तो फिर वो उनका अनकारी क्यों करें। इसी तरह पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे तहरीक लबैक है, कोई भी दूसरी पार्टी है, हर पार्टी के जो कारकुन हैं वो अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि यार आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, वो तो गलत आदमी है, उसने तो गुस्ताखी की है, उसने बेअदबी की है, उसने गुस्ताखों को रिहा किया है, उसने फहाशी फैलाई है, सब कुछ। यार इतना गलत लीडर होने के बावजूद भी आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो गलत को गलत समझते ही नहीं है, वो नाच गाने को गलत समझते ही नहीं है। वो आसिया मरूना को रिहा किया, वो कहते हैं इमरान खान की गलती नहीं भाई, वो तो अदालत ने गलती की है। यानी कि वो अपने लीडर को गलत समझते ही नहीं है। जब वो उसको गलत नहीं समझते, उसके कामों को गलत नहीं समझते, तो फिर तो उनको हक बनता है उनको सपोर्ट करना। इसी तरह पाकिस्तान में कोई ऐसे कारकुन नहीं है कि जो गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। गलत का फैसला तो दूसरे करते हैं, जो लोग गलत को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो उनको गलत समझते ही नहीं है। अब आते हैं तहरीक लबैक की तरफ कि इमरान खान के सपोर्टर जो हैं या नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, वो क्यों सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। वो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमें यकीन है इमरान खान के ऊपर कि वो पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगा, पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर लेगा, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म कर देगा। ठीक है जी। नवाज शरीफ के सपोर्टर कहते हैं कि भाई नहीं, नवाज शरीफ ही है, उसने मोटरवे बनाया है, उसने पूरे रोडों का जाल बिछा दिया है, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इमरान खान ने तो मुल्क को दिवालिया बना दिया, लिहाजा हम तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। चाहे नवाज शरीफ 5 साल के लिए आराम से लंदन जाके सो जाता है, कारकुन पीछे बैठे हैं कि भाई हम तो खड़े हैं नवाज शरीफ के साथ, चाहे वो जेल में बैठा है, चाहे वो लंदन में बैठा हुआ है, जब भी वो बाहर आएगा हमारा लीडर वही है। इसी तरह इमरान खान के अगर पिछले 2 साल से देख लो तो इमरान खान के दर्जनों के हिसाब से यूटर्न, दर्जनों के हिसाब से उसने बयानिया, सुबह उसका अलग बयानिया होता था, शाम का उसको अलग बयानिया होता था, यानी कि इतने यूटर्न लेके, इतने उसके ऊपर केस साबित हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो पीटीआई के कारकुन हैं वो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि उनको यकीन है कि वो इमरान खान ही है जो सब कुछ हालात ठीक कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं, उनके सामने बावजूद सब कुछ उनको मालूम है कि यार हमारी कोई एक मुस्तहकम किस्म की कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई सोशल मीडिया यानी कि एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। कोई भी कारकुन, कोई भी मरकज अगर थोड़ा सा भी वो करता है तो ये बातें शुरू कर देते हैं कि जी वो कहां चला गया है, वो कहां क्यों नहीं आ रहा है, क्या डील हो गई है। अब देखो नाजरीन कि खुदा ना खास्ता इलेक्शन के बाद कोई पाकिस्तान में इतना बड़ा वाकया हुआ, कोई बड़ी गुस्ताखी हुई, कोई बड़ी बेअदबी हुई, या कोई बड़ा दीनी औरत मार्च है। औरत मार्च के हवाले से पहले भी तहरीक लबैक के दर्जनों बयान आते हैं, अब भी असाद रिजवी साहब के बयान आते हैं, या काजी फैज ईसा का मसला है तो उसमें ऑलरेडी तहरीक लबैक मुद्दई बन के पहुंच चुकी है केस में, ये 2-3 वाकई हुई है। उसके अलावा तहरीक लबैक के कारकुन खुद ही सोशल मीडिया में संभाल लेते हैं अगर थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन बातें क्या हो जाती हैं, मुखालफिन को मौका मिल जाता है कि यार इनकी मरकज कहां है, ये तो डील करके बैठ गए हैं, इन्होंने तो डील किया है कि भाई हमने आप रोडों पे नहीं आना है। मैं आप लोगों के सामने सिंपल सी मिसाल रखता हूं कि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, आपने एक ये सोचा है कि मैं फलां मंजिल की तरफ जाना है, यही मेरा मकसद है, मैं फलां जगह में पहुंचना है, लेकिन आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में आपको दुश्वारी आ रही है, तकलीफ का सामना है, रास्ता बंद है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, यानी आपने ये अंदाजा कर लिया है, आपको आइडिया हो गया है कि यार इस रास्ते से मैं नहीं जा सकता हूं, ये रास्ता मेरे लिए मुश्किल है या मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे साथ रास्ते में कुछ हो सकता है, तो लिहाजा मैं ऐसा करता हूं कि बैठूं, सोचूं कि यार कोई दूसरा रास्ता चुनूं, किसी दूसरे रास्ते से मैं जाऊं। तो आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर आप वहां से वापस आ जाते हैं कि यार मैं किसी दूसरे रास्ते में जाता हूं। लेकिन इसी मूवमेंट में जब आप खामोश बैठे हुए हैं या आप वापस आ रहे हैं तो कोई कहे कि भाई ये तो डर गए, ये तो जा रहे थे, ये तो वापस आ गए, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा रोड खराब क्या था कि इन्होंने गाड़ी पीछे मोड़ ली। नादरीन, यही मिसाल तहरीकों की होती है कि तहरीकों के सामने मुश्किल हालात भी होते हैं, उनको मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है, उनको सब कुछ देखना पड़ता है।
لیکن ابھی ٹائم کتنا گزرا ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، اور آپ یوٹیوب میں جائیں، میں کئی کے درجنوں کے نام لے سکتا ہوں، ٹویٹر کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ میں ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ان کے نام لے سکتا ہوں کہ یہی ڈسکس شروع ہو رہی ہے کہ مرکز چپ ہو گیا، مرکز خاموش ہو گیا، مرکز خاموش ہو گیا۔ اب جو میں نے تھمبنیل لگایا ہے کہ سعد رضوی صاحب چیئرمین سے ہٹ جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے تو کون بہترین چیئرمین شپ ہوگا، تو میرا اب آپ لوگوں کے اوپر سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا 1% بھی نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب چیئرمین شپ سے ہٹ رہے ہیں، یا نہ کوئی پارٹی کے اندر کوئی اختلاف، کچھ بھی نہیں ہے۔ سعد رضوی صاحب کے بیانات موجود ہیں کہ ہمارے کابینہ کا جتنا اتفاق اور محبت ہے اور عزت اور احترام ہے وہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جب ہم کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارا پیار بہت زیادہ ہے، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ سعد رضوی صاحب آ کے جی میں چیئرمین شپ نہیں سنبھال سکتا ہوں، مجھے پارٹی نہیں سنبھالی جاتی ہے، کسی اور کو دے دو، کسی سینئر آدمی کو دے دو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چلو آپ کیا کریں گے، پھر آپ یہ بتا دو کہ سعد رضوی صاحب سے اچھا کون ہے، یعنی کہ سعد رضوی صاحب سے کوئی اچھا بھی لے کے آئیں گے تو کیا آپ کو گارنٹی اور یقین ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا جو سعد رضوی صاحب کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں ہو رہی، میں ویسے آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ناظرین، ہمارا جو مقصد تحریک لبیک کا ہے، تحریک لبیک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک لبیک کا یہ مقصد ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان میں جو بھی غیر شرعی کام ہے، جو بھی غیر قانونی کام ہے، جو بھی گستاخیاں ہوتی ہیں، جو بھی بے ادبیاں ہوتی ہیں، ختم نبوت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، یعنی کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنا، یہ تو تحریک لبیک کا مقصد ہے۔ اس کے لیے جو بھی پارٹی کا چیئرمین ہوگا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر پارٹی چیئرمین کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وہ یعنی کہ ریسٹ میں ہو سکتے ہیں، ان کا کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی وہ نئی پالیسی بنا رہے ہیں، کوئی وہ نئے طریقے سے یعنی کہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ یار ہم نے اس دھاندلی کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، یا یہ دن بدن جو فحاشی بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے کیسے لڑنا ہے، الیکشن میں ہم کو یہ لوگ آگے نہیں آنے دیتے، اس کے اوپر بیٹھ کے ہم تھوڑا یعنی کہ ٹائم اس کو دیں، سوچیں، مشورہ کریں کہ یار کس طرح ہم نے آگے جانا ہے۔ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، کارکن ہم کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ووٹ آگے چوری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ پارٹیوں میں چلتا ہے، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے یعنی کہ بڑے بڑے مشورے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ پارٹی میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن ہیں ایسی چیزوں سے تھوڑا گریز کریں، ایسی خبریں مت پھیلائی کریں۔ جو مخالفین ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، وہی اسی چیز کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی سعد رضوی خاموش ہوگا، دیکھو جی اس نے معاہدہ کر لیا، دیکھو جی اب یہ روڈ پہ نہیں آئے گا، یہ بھی روایتی سیاستدان بن گیا ہے۔ اس میں پھر تحریک لبیک کے ایسے بھولے بھولے کارکن ہوتے ہیں، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں۔ یقین مانے کئی مجھے تحریک لبیک کے ایسے مخلص کارکن ہیں، وہ مجھے فون کر کے بولتے ہیں ملک صاحب کیا ہو گیا، تحریک لبیک نے کوئی ڈیل کر لی ہے؟ ایسے یعنی کہ ان کو معلوم نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے، پھر واٹس ایپ میں ان کے مخالفین کے ساتھ بحث ہوتی ہے، پھر ان کو کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو لہذا اس چیزوں سے ناظرین کارکنوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اس سے پارٹیز کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور الحمدللہ کہ اب تو خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ ملی ہے، ایسا چیئرمین ملا ہے کہ جس کی عمر بھی ماشاءاللہ 28-29 سال ہے، ایک ینگ ہے، جذبے والا ہے، یعنی کہ اس نے مزے کی بات ہے کہ اس نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کوئی عیاش نہیں ہے، وہ کوئی لبرل نہیں ہے، وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اس دن بھی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر جو دنیا دار لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جیت جائیں یا ہار جائیں، ہم کو فنڈنگ آ رہی ہے، کروڑوں روپے مل رہے ہیں، جیسا کہ ابھی KPK میں ہو رہا ہے، جو علی امین گنڈا پورا ہے، 20-20 کروڑ روپے وہ ایک وزیر سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب کچھ لے رہا ہے، ان کو کیا کہ بھائی ہم کو پیسہ مل رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، اگر ہم وزارت میں ہوں، حکومت میں ہوں، تب بھی ہمارے پیچھے آگے پیچھے پولیس ہے، اگر نہ بھی ہوں تو ہمارے کاروبار اور بزنس سب لوگوں کے اکٹھے ہیں، ہماری موج مستی، ہمارا پروٹوکول، ہماری عیاشی، ہماری بدماشی، ہماری گنڈا گردی بنی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے۔
چھوٹ لیجی ہے. تو لہٰذا یہی چیز جو کارکنوں کی جو ثابت قدمی ہوتی ہے وہی حوصلہ بڑھاتی ہے لیڈرشپ کا. وہی لیڈرشپ کو مشکل سے مشکل سخت سے سخت فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے کہ جب کارکن ثابت قدم رہیں گے, کارکن ہر حال میں دفاع کریں گے. لیکن کارکن ہی آپس میں اس طرح کی باتیں کرنا لگ جائیں تو پھر لیڈرشپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ